नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम ने गोरखपुर में हुए सड़क हादसे का लिया है संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो कन्नौज हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कन्नौज में यह हादसा हुआ जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से दिल्ली जाते समय यह हादसा हुआ। तो सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस पलट गई जिससे 8 यात्रियों की मौत हो गई है। 40 लोग से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, रफ्तार का कहर गोरखपुर में भी जारी है। हम आपको बता दें कि 3 बाइक सवार की टक्कर में 5 की मौत, वहीं करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पिता सहित 2 मासूम बच्चों की मौत, तो वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल होता है। वहीं ये 2 बाइक सवार जो है उन लोगों की गलती से एक बाइक सवार ट्रक के चपेट में आ गया जो गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं पत्नी के ससुराल से पत्नी के साथ घर जा रहे पति और उसके मासूम 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पे डीएम एसएसपी पहुंचे हुए मामले का संज्ञान लिए हुए हैं। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं मृतकों को जो है मर्चरी हाउस में रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने मामले का संज्ञान भी लिया है और राहत कोष देने की बात भी कही है। अवनीश, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? ये हादसा कैसे हुआ और कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? जी, 5 की मौत की पुष्टि हो गई है जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल बताए गए। वहीं मरने वालों की जो है मोहद्दीपुर बिजली घर के रहने वाले विक्रांत 34 वर्ष के रूप में हुई है। तो वहीं 2 साल की बेटी लाडो और 1 साल की बेटी परी के अलावा रुस्तमपुर के रहने वाले मोनू चौहान 32 की जो है मौत की बात आ रही है। तो वहीं 30 वर्षीय मोनू के सहयोगी साथी की भी मौत की बात कही जा रही है। तो लगभग कुल जो है 5 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज जो है मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन 3 बाइक का एक साथ टकराना, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या कोई नशे की हालत में था? अवनीश, जैसे ससुराल से पत्नी को लेकर के और 2 बच्चों के साथ जो है मोहद्दीपुर की तरफ जैसे गाड़ी उसने नहर पे टर्न किया, उधर से मोनू नाम का एक व्यक्ति जो है काफी रफ्तार में था और उसने एक बाइक सवार को टक्कर मारी जो ट्रक में जाके टकराया। वहीं उसके टकराव से ये पति पत्नी भी मौके पे गिर गए जिससे पति की और उसकी 2 बच्चियों की मौके पे मौत हो गई। तो 2 बाइक सवार जो टकराए उनकी भी मौत हो गई। वहीं जो व्यक्ति जाकर के ट्रक में टकराया उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, वो गंभीर रूप से घायल है। वहीं तीनों की अभी स्थिति जो है नाजुक बताई जा रही है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो गोरखपुर में यह हादसा हुआ। 3 बाइक आपस में टकरा गए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। अहम जानकारियां दे सकती है बसपा प्रमुख। तो मायावती एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रही है। उपचुनाव में भले ही मायावती को एक भी सीट ना मिली हो, लोकसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी की चाल बेहद धीमी, नाक के बराबर नजर आई। लेकिन मायावती अब धरातल पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो आज बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हुई मायावती नजर आएंगी। अहम जानकारियां दे सकती है बसपा प्रमुख। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार अटकलें लगाई जा रही है। आकाश आनंद को लेकर, उनके दायित्व को लेकर कुछ जानकारियां दे सकती है मायावती। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ऐसे में बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से उपचुनाव में लोकसभा चुनाव हो, दोनों के ही नतीजे बसपा प्रमुख के पक्ष में नहीं आए, खासतौर पर बीएसपी पार्टी के पक्ष में नहीं आए। ऐसे में क्या कोई फेरबदल मायावती अपनी पार्टी में कर सकती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आज मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी नतीजे मायावती के फेवर में नहीं आए, उपचुनाव में भी कुछ खास नतीजे उनको नहीं मिले। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती कुछ अहम जानकारियां, कुछ फेरबदल अपनी पार्टी में कर सकती है। लगातार एक्टिव तो रहती है, लेकिन जो नतीजे आते हैं उनके विपरीत दिखाई दे रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव। इससे कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। और बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि जो लापरवाह नेता है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पश्चिम में कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने अपने काडर वोट को जोड़ने के लिए अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और जोनल कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वह लोगों के बीच जाकर बसपा की जो खूबियां हैं बताएं, जिससे खोई हुई ताकत एक बार फिर से उन्हें मिल सके। पिछले दिनों जिस तरह से उत्तराखंड और यूपी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग किया था, रिपोर्ट मांगी थी हारी हुई सीटों को लेकर। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जमानत भी बसपा प्रत्याशी की जब्त हो चुकी है। तो ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती ने एक रिपोर्ट मांगी थी। और साथ ही साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा चीफ बड़ा ऐलान भी कर सकती है और विपक्षी दलों पर, खासकर बीजेपी पर निशाना भी साध सकती है, क्योंकि जिस तरह से संविधान को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बसपा चीफ लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और जो उनका काडर वोट है उसे बहला फुसला कर अपने पाले में करने का भी आरोप बसपा चीफ लगा चुकी है। इस पर भी बसपा चीफ मायावती कुछ न कुछ ऐलान करेंगी, बयान देंगी। और साथ ही साथ बसपा चीफ मायावती अपने जो कार्यकर्ताओं आसिफ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, वापस आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज कुछ ही देर में बीएसपी प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। भाजपा पर निशाना साध सकती है। जिस तरीके से दलित वोट बैंक उनके हाथों से खिसका है, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार कर सकती है और आकाश आनंद को लेकर क्या कुछ बयान जारी की जा सकती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई मायावती नजर आएंगी। वही खबर झांसी से है, जहां गोवा एक्सप्रेस के इंजन के ऊपर कूदकर शख्स ने सुसाइड कर लिया। वही घटना देख प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद इंजन से शख्स का शव उतारा गया। बता दें कि घटना के कारण करीब 45 मिनट तक गोवा एक्सप्रेस खड़ी रही। तो शव नई दिल्ली से
झांसी लाया जाएगा। शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई है। अभी सूचना मिली है कि जैसे गोवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन के इंजन के ऊपर कूदकर सुसाइड कर लिया गया है। उस व्यक्ति को ट्रेन के इंजन से उतारकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात है, ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। देखने पर 40 से 45 के आसपास उम्र इसकी प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हुआ है स्टार्टिंग में जैसे कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है जिसने कि इसको कूदते हुए देखा हो, लेकिन चूंकि इंजन के ऊपर कूदा है तो संभवतः कि जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो शेड है उससे कूदना हुआ प्रतीत हो रहा है कि शायद उससे कूदा हुआ। वहीं रांची के अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे देश के रक्षा मंत्री को भी धमकी देने लगे हैं, रंगदारी मांगने लगे हैं। अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का दुस्साहस किया है। कहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे दे दो, ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ अभी दिल्ली में है। धमकी उनके मोबाइल पर मैसेज भेज कर दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रंगदारी मांगे जाने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारी मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और मामले की जानकारी भी ली है। सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि रक्षा राज्य मंत्री को यह धमकी झारखंड की राजधानी रांची के होसिर से दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर किसने दी है धमकी? अभी तक क्या कुछ प्रशासन के हाथ सबूत लगे हैं? देखिए, ये जो धमकी जो लोकेशन जो ट्रेस की है पुलिस के मुताबिक है वो रांची के होशर एरिया है, वहां से मिली है। देखिए, ये प्रारंभिक जांच है और इस जांच के बाद सारी चीजें सामने आ सकती है। आपको बता दें जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं संजय सेठ इस वक्त शीतकालीन सत्र में दिल्ली में हुए और शीतकालीन सत्र शामिल हो रहे थे और कल वो रांची राजधानी लौटने की बात थी और शाम 4 बजे वो उनको मैसेज पर टेक्स्ट मैसेज पर धमकी मिला 50 लाख रुपए की और इसके कारण वो अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। जो उनका दौरा था रांची का वो रद्द करना पड़ा और इसकी सूचना जो है दिल्ली पुलिस ने झारखंड के डीजीपी को दिया है। डीजीपी भी कल से लगातार उस लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। निश्चित रूप से चूंकि धमकियां इसके पहले भी आपने देखा संजय सेठ जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उनकी फेसबुक अकाउंट से उनको हैक करके और उनसे भी पैसे मांगने की बातें सामने आई थी। तो निश्चित रूप से पुलिस इस पर जांच कर रही है और जांच के बाद सारी चीजें सामने आएगी। बिल्कुल अजय, ऐसे में सवाल उठता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं? प्रशासनिक व्यवस्था क्या इतनी ढीली हो गई है, क्या इतनी लचर है कि अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? एक रक्षा मंत्री को, राज्य के रक्षा मंत्री को धमकी दी जा रही है, तो जनता का क्या हाल होगा? निश्चित रूप से देखिए, ये टैक्स के माध्यम से फोन से जो मांगने की जानकारी मांगने की जो परंपरा है झारखंड में लगातार जैसे सारे यहाँ कई ऐसे गैंग्स हैं यहाँ राजधानी में जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में वो हैं, वो जानकारी मांगने की वजह अधिकारी की बात कर ले या फिर जो उन पार्टियों के छोटे नेताओं से की भी बात कर ले, वो जानकारी के मामले सामने आते रहे हैं। तो लगातार हालांकि इस मुद्दे पर लगातार राज्य सरकार राज्य की पुलिस जो है वो हमेशा वो कार्रवाई करती रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि राज्य के रक्षा मंत्री हैं और उनको उनके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पैसा मांगा गया और इतनी बड़ी रकम मांगी गई है और निश्चित रूप से ये मामला संवेदनशील है और ऐसे में राज्य की जो पुलिस है वो इसकी जांच के लिए लगातार वो उसकी लोकेशन की ट्रेस की जा रही है कि जिस अकाउंट से वो ट्रांसफर टेक्स्ट मैसेज किए मांगे गए पैसे और उन तमाम चीजों को बारीकी से जांच की जा रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि पुलिस कितने कम समय में वो इस बात को वो सामने खुलासा कर सकती है कि कौन लोग हैं, किससे गिरफ्तारी होगी, ये सामने बात है क्योंकि वो शीतकालीन सत्र है। वैसे में राजधानी रांची लौटने की भी बात है,
तो वैसे में अब देखना पड़ेगा कि राज्य की पुलिस जो है कितनी तत्परता है वो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचती है। बिल्कुल, ऐसे में अब राज्य के रक्षा मंत्री को इस तरीके से धमकी दी गई है। अब इसकी जांच दिल्ली पुलिस भी कर रही है, डीजीपी भी इसकी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से रंगदारी मांगी गई है। अपराधियों ने मोबाइल फोन पर उनको मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए की डिमांड की है। वहीं संवेदनशील बरेली जनपद में 6 दिसंबर और जुम्मे को लेकर हाई अलर्ट है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए। पुलिस ने आज शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया था। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई। पुलिस ने आला हजरत मस्जिद, इस्लामिया ग्राउंड, किला स्थित जामा मस्जिद, पुराना शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान ड्रोन कैमरे से जब निगरानी की गई तो आला हजरत मस्जिद के पास छतों पर ईंट पत्थर देखे गए। सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव ने बताया है कि 6 दिसंबर और जुम्मे की वजह से सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी बरती जा रही थी। तो 6 दिसंबर को लेकर यह हाई अलर्ट किया गया था और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। हजरत मस्जिद पर इस तरीके से पत्थर भी देखने को मिला है। हजरत मस्जिद हो, इस्लामिया ग्राउंड हो, किला स्थित जामा मस्जिद हो, पुराना शहर में पैदल गश्त किया पुलिस ने। इस दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी गई। आला हजरत मस्जिद के पास के छतों पर ईंट के पत्थर देखे गए और इसका फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें छतों पर ईंट के पत्थर रखे गए थे। तो घरों की छतों पर ईंट और पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर बरेली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, क्या कुछ ड्रोन कैमरे में पता चला है, क्या कुछ फुटेज सामने आई है? संवेदनशील इलाकों में घर की छतों पर पत्थर और ईंट इकट्ठा किए गए थे। देखिए, आपको बता दूं, संभल हिंसा के बाद जो बरेली प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था, क्योंकि जुमे की नमाज थी और दूसरे 6 दिसंबर का दिन था। ऐसे में बरेली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी जो संवेदनशील जगहें थी, जैसे पुराना शहर हो या फिर शहाफत हो या फिर जगत, कुछ ऐसे संवेदनशील जगह तो पुलिस ने पहले पैदल गश्त की, उसके बाद ड्रोन से ऐसी जगहों पर निगरानी की गई। आपको बता दें, बिहारीपुर क्षेत्र की दरगाह आला है, जहाँ पे तमाम देश दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, सिकरमंद आते हैं। दरगाह आला उसके ही पास में कुछ ऐसे घर थे जहाँ पर ईंट पत्थर छतों पर मिले थे ड्रोन में, जो कि ड्रोन ने उनको देख लिया। उसके बाद एसपी जो पंकज कुमार सीओ है श्रीवास्तव जी, उन्होंने उनके बोलकर उनके छतों से उनके पत्थर को फिलहाल हटवा दिया। जी, यानी कि अभी क्या जिनके घरों पर पत्थर रखे गए थे, ईंट जमा किया गया था, उन पर भी कुछ कार्रवाई की है पुलिस प्रशासन ने? उनसे भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार ये पत्थर ईंट कहां से आए या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों के घर पे जो छतों पर जो पत्थर मिले थे उन लोगों से पूछताछ तो भली की गई, क्योंकि जिस तरीके से जो ईंट पत्थर उनको एक नहीं तो नहीं 3-4 घरों पर मिले थे, तो उनसे पूछताछ की गई थी कि आखिर आपने ये पत्थर क्यों जमा कर रखे थे। फिलहाल पुलिस ने उन पत्थरों को हटवाकर फिलहाल उन्होंने कह दिया कि जितने भी घरों पर जो पत्थर थे उनको सबको हटवा दिया गया। उनसे पूछताछ भी की गई कि उन्होंने क्यों ये पत्थर लगाए गए थे। कोई किसी ने घर को बनवाने के लिए कहा, किसी कोई ना कोई बात जरूर बताए, लेकिन अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है कहीं ना कहीं। यानी कि अभी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है। संभल हिंसा के बाद बरेली में भी हाई अलर्ट है अंकुर। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? देखिए, संभल हिंसा के बाद जो बरेली प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चाहे वो एक्शन फोर्स हो या फिर पीएससी हो या फिर पुलिस की काफी बटालियन हो। पूरे शहर में जो भी संवेदनशील कह सकते हैं उन शहर में पैदल गश्त करती है, सुबह और या हो या दोपहर हो शाम हो, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने भोर में गश्त की थी ऐसे जो क्षेत्रों में जो संवेदनशील थे उन जगहों पर पैदल गश्त की और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का आपकी तरफ से एकदम मुस्तैद है। जी, यानी कि फ्लैग मार्च के साथ साथ लोगों से अपील भी की जा रही है शांति व्यवस्था कायम रखने की, और पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग भी कर रही है आने जाने वाले लोगों की। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नेपाल ये जरा देखो। वहीं दिल्ली में कारोबारी की गोली मारकर हत्या शाहदरा इलाके में की गई है। बदमाशों ने फायरिंग की
तो दिल्ली में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स पर गोली चलाई गई। विश्वास नगर में बाइक सवार बदमाशों ने मारी है गोली। तो बेखौफ हो उठे हैं बदमाश और हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली में कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। शाहदरा इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स पर गोली चलाई। कारोबारी बताया जा रहा है ये व्यक्ति जिस पर गोली चलाई है बदमाशों ने। विश्वास नगर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। तो दिल्ली में कारोबारियों की गोली मारकर हत्या हो गई है। पुलिस प्रशासन लगातार घटनास्थल पर मौजूद है, जांच की जा रही है और ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।